My dear friends and students, once more you are welcome to my YouTube channel English Max. पिछला वाला सेशन बहुत अच्छा गया और हम लोगों ने जो 10 क्वेश्चन का ये सेशन किया था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अप्रिशिएट भी किया। उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इस एनकरेजमेंट के लिए। तो पिछला सेशन आप लोगों ने किया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग पीछे के दोनों सेशन देख लें। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वही अपने बनाए वाले प्रैक्टिस सेट्स का ये दूसरा सेशन। तो अब ज्यादा बातें करने को रह नहीं गई हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे सलाह देते रहेंगे और आपकी सलाह पर काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन अगर कुछ छूट रहे हो तो क्वेश्चन के टाइप भी आप सजेस्ट कर सकते हैं और इस तरह की चीजें। अगर आप कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप चाहें तो उस पर मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, बशर्ते कि आप लोग उस चीज की डिमांड करें। तो फिलहाल अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स का ये दूसरा सेशन भाग 2। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ये शुरू होता है आपका सेशन। तो ये है हमारा आज का डिस्कशन सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और आज के प्रैक्टिस सेट में भी आपका जो पहला क्वेश्चन है वो वही है, पहले की तरह एक अनसीन पैसेज है। अब अनसीन पैसेज में क्या करना होता है ये आपको पता है, इसलिए डायरेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने के पहले एक सेंटेंस जरूर इसका देख लीजिए। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है कि आवर एंसेस्टर्स हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स। हमारे पूर्वजों को किताबें पाने में दिक्कत होती थी, मतलब हमारे पूर्वजों को किताबें जल्दी से नहीं मिलती थी। कहीं पर नालंदा तक्षशिला जैसे कुछ विश्वविद्यालय थे तो पांडुलिपियाँ वहाँ होती थी, किसी को पढ़ना हो तो वहाँ जाके पढ़ना पड़ता था। हर जगह पे, हर चौराहे पे किताबें नहीं उपलब्ध होती थी। तो एक तो किसी को बहुत विद्वान होने का शौक़ चढ़ता था तो उसको वहाँ पर जाना पड़ता था उतनी दूर। बाकी लोगों का शौक़ अगर जुनून नहीं है तो शौक़ वही रह जाएगा। तो चलिए ठीक है, तब में और आज में क्या दिक्कत है यही चीज़ें इसमें डिस्कस की गई होंगी इस पैसेज में। तो मतलब ये हुआ कि एक लाइन पढ़ के ये लगा कि ये पूरा का पूरा पैसेज बुक्स पर डिपेंड है या बुक्स पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैंने कहा था कि आप सीधे क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी शुड बी सेलेक्टिव बिकॉज, हमें सेलेक्टिव होना चाहिए क्योंकि। तो मतलब इसका हुआ कि किताबें ढेर सारी हैं और जीवन में समय कम है तो हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। फिलहाल देखेंगे, पैसेज पढ़ के अभी कोई निर्णय लेने लायक नहीं है। आप केवल क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें सिलेक्टिव होना चाहिए क्योंकि। अब क्यों सिलेक्टिव होना चाहिए इसकी बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एन एक्सप्रेशन इन द पैसेज विच मीन्स गुड इफेक्ट। एक ऐसा एक्सप्रेशन है इस पूरे पैसेज में, 2 पैराग्राफ में, जिसका मतलब है गुड इफेक्ट, अच्छा प्रभाव। तो वो वर्ड, वो फ्रेज आपको ढूंढना है कि कौन सा फ्रेज है जिसका मतलब है गुड इफेक्ट। या हो सकता है एक वर्ड हो या हो सकता है कि 2 वर्ड का एक्सप्रेशन हो, फ्रेज हो, मीनिंग उसकी गुड इफेक्ट है। ऐसा कोई फ्रेज हमें वहाँ से ढूंढना होगा, पढ़ते समय ढूंढेंगे। चलिए अब आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सीधे किसकी बात करते हैं, पैसेज की बात करते हैं। फिर से याद दिलाता हूँ, एक क्वेश्चन क्या था कि हमें सिलेक्टिव होना चाहिए क्यों। चलिए देखते हैं क्या इस वाले पैराग्राफ में इसका जवाब मिलता है। तो आवर एंसेस्टर्स हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन बुक्स, ये हो गया। आर डिफिकल्टी इज़ व्हाट टू रीड, हमारी समस्या क्या है, हम क्या पढ़ें। देयर आर बुक्स एंड बुक्स बट आर आर्स ऑफ रीडिंग आर वेरी फ्यू। किताबें ही किताबें हैं, मतलब अरबों खरबों किताबें हैं और हमारे जो पढ़ने के घंटे हैं वो क्या हैं, आर वेरी फ्यू, बहुत कम हैं। देयरफॉर चॉइस, देखिए ये लिखा है चॉइस बिकम्स एसेंशियल, इसलिए चॉइस ज़रूरी बन जाती है। हमारा आंसर मिल गया, चॉइस बिकम्स एसेंशियल। हमें सेलेक्टिव, क्वेश्चन था वाई शुड बी सेलेक्टिव, हमें सेलेक्टिव क्यों होना चाहिए, तो कारण मिल गया। कारण क्या मिला है कि किताबें बहुत हैं और हमारे पास पढ़ने का समय कम है, इसलिए हमें सेलेक्टेड किताबें पढ़नी चाहिए। चलिए एक प्रश्न का आंसर सीधा मिल गया। अब दूसरे प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं जिसमें ये पूछा गया था कि गुड इफेक्ट वाला वर्ड कौन सा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। देयर आर बुक्स विच पॉइजन और लाइफ्स बाय सजेस्टिंग एविल्स और वी शुड कीप देम एट एन आर्म्स लेंथ।
यहाँ पे हमें उस वर्ड की मीनिंग वाला कोई वर्ड नहीं मिला। हम और ज़्यादा चीज़ों में, अब देखिए यहाँ पैसेज का आनंद लेने का समय नहीं है। आप लोग सोचें कि पैसेज बड़ा अच्छा है, चलो पैसेज पढ़ कर इसका ज्ञान लेते हैं, तो यहाँ ये ज्ञान लेने का समय नहीं है, सीधे आगे बढ़िए। अभी आप क्वेश्चन करिए, ज्ञानवान मत लीजिए। आगे लिखा है कि वी शुड रीड ओनली दोज बुक्स विच हैव stood the test of time. Such books are our great classics like Ramayana and Gita. They contain the wisdom of our sages and saints. They have appealed mankind from generation to generation. Reading such books has ennobling influence on our mind and the character. मिल गया हमें वर्ड। इन किताबों को पढ़ना क्या करता है? इनोबलिंग इफेक्ट है हमारे माइंड और हमारे कैरेक्टर पर। क्या होता है इसका? इनोबलिंग इफेक्ट होता है। तो ये जो इनोबलिंग इन्फ्लुएंस लिखा है वही है गुड इफेक्ट। इन किताबों को पढ़ने का हमारे दिमाग पर, हमारे कैरेक्टर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा असर पड़ता है। यही है इनोबलिंग इफेक्ट, और वही है इनोबलिंग इन्फ्लुएंस, वही है गुड इफेक्ट का वर्ड। ठीक है, अब हम इसको पैसेज वैसेज को पढ़ेंगे नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आगे पैसेज पढ़ने से, कोई लेना देना नहीं है, हमें सीधे आंसर चाहिए ना। तो हम ये पैसेज पढ़ के क्या करेंगे? मैंने अभी कहा था ना, आपको ज्ञान नहीं लेना है, क्वेश्चन करिए बस। वी शुड बी सेलेक्टिव, हमें सेलेक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है देयर इज़ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल टू अस। एक प्रॉब्लम सही है कि हमारे पास बहुत सारे किताबें अवेलेबल है और समय कम है। दूसरा है देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ बुक्स। पैसेज में किताबों की कमी की बात ही नहीं की गई है, हमारे पूर्वजों के समय थी ना, हमारे समय नहीं है। आगे लिखा देयर आर ओनली लग जाता है तो आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, ओनली बैड बुक्स नहीं होगा। नन ऑफ द एबव, इनमें से एबव कैसे नहीं हो सकता भाई? पहला हमारा आंसर है तो नन ऑफ द एबव की कोई बात ही नहीं होती। तो ये केवल कितने होंगे? ये पहला वाला आंसर होगा, जो ए वाला लिखा है यही इसका आंसर हुआ। और ज़्यादा डिटेल करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। अब अभी मैंने एक बात बोली थी कि ये ओनली वगैरह जब लगा होता है, ओनली लगा है या नेवर लिखा है, सेल्डम लिखा है, ठीक है ना, मस्ट लिखा है, ये सब आंसर नहीं होते हैं। अच्छा, मेरे मन में है कि मैं किसी दिन एक दिन ये क्लास लूँगा कि हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। ठीक है, तो उम्मीद है जल्दी ही करूँगा, तो मैं उसमें बताऊँगा कि ओनली वगैरह कैसे करते हैं, नहीं लगाया जाता है। तो इंतज़ार करिएगा, किसी दिन इस पर वीडियो बनाएंगे कि पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए। दूसरा क्वेश्चन है एन एक्सप्रेशन इन द पैसेज व्हिच मीन्स गुड इफेक्ट। गुड इफेक्ट वाला हमको मिल गया था ना कि इनोबलिंग इन्फ्लुएंस। ये देखिए दूसरा वाला लिखा हुआ है इनोबलिंग इन्फ्लुएंस। आप आंसर ढूंढिए, पहले का क्या मतलब, दूसरे का, तीसरे का लेना देना ही नहीं है। जब हमको डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर मिला हुआ है तो अब इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं होता। आप आंसर लगाइए सीधे बी। ठीक है, और पैसेज की लालच में मत पड़िएगा कि कहानी बड़ी अच्छी है तो लोग पढ़ लेते हैं, कुछ ज्ञान ही मिलेगा। एग्ज़ाम देने बैठे हैं, ज्ञान लेने नहीं, अभी ज्ञान बाद में लीजिएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि द अल्फ़ाबेटिक मेथड, द फोनिक मेथड और वर्ड मेथड, 3 मेथड की बात हो गई है। द अल्फ़ाबेटिक मेथड आपको याद आ रहा होगा कुछ, द फोनिक मेथड ये हो गया 2, और द वर्ड मेथड ये हो गया 3। ठीक है, और ये हो गया सेंटेंस मेथड 4 मेथड की बात की है। ये चारों मेथड किससे रिलेटेड हैं? ये देखिए लैंग्वेज स्किल्स हैं। लैंग्वेज स्किल्स क्या है? लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। इन लैंग्वेज स्किल्स में ये अल्फ़ाबेटिक मेथड, फोनिक मेथड, वर्ड मेथड और सेंटेंस मेथड किस स्किल से रिलेटेड है? तो किस स्किल से रिलेटेड है? ये सीधा आंसर है, तीसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये रीडिंग से रिलेटेड है। अब इस समय इतना टाइम नहीं है कि हम आपको अल्फ़ाबेटिक और फोनिक और वर्ड मेथड और सेंटेंस मेथड को समझा पाएँ। इसके लिए आपको हमारी क्लास लेनी पड़ेगी। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि ये रीडिंग मेथड से, रीडिंग स्किल से रिलेटेड है। और 4 मेथड इस समय पढ़ाने का तो फिलहाल उचित भी नहीं है, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो उबने लगेंगे, कहेंगे कि सर ये क्या करने लगे। चलिए आगे आते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनडायरेक्ट में बदलना है। बस ये आपको दिख गया, इन्वर्टेड कामा लगा है, इनडायरेक्ट में बदलना है, सीधा सी बात हो गई। छोड़िए इंस्ट्रक्शन, अब नहीं ज़रूरत है पढ़ने की। सी सेड टू द गर्ल, देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग में लिखा है सेड, तो इस सेड ये पास्ट में है, याद रखिएगा। सेड पास्ट में है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका रिपोर्टेड है ये पास्ट में चला जाएगा, और पहले से ही पास्ट में होगा तो और पास्ट में चला जाएगा। तो इस सेट के नाते हमें क्या क्या चेंज करना है? एक और आपको दिखाएं, सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है।
क्वेश्चन मार्क देखने का मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक बात और हो गई कि ये चारों में आस्क लगा है, ठीक है, यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है। अब ये यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यहाँ दैट की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे क्या लगेगा, इफ़ लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि डिड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, डिड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो इफ़ या वेदर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। तो देखिएगा एक दो इतनी चीज़ें हो गई। आपको क्या क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देखना है सेट टू का, ये इन्वर्टेड कामा का, और डिड की जगह क्या हो जाएगा, डिड की जगह हो जाता है ना, आपको याद है हैड, और यू क्या होता है, यू होता है आपका लिसनर द गर्ल, तो यू की जगह क्या हो जाना है, सी हो जाना है, और ये जो दिस लिखा है इस दिस की जगह पर क्या हो जाना है, दैट हो जाना है। इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अब क्या करें, अब इसको इनडायरेक्ट में बनाइए नहीं और बना के मिलाइए नहीं, सीधे बढ़ते हैं, देखते हैं आपको कैसे आंसर इसमें से छांटना होगा। तो वाले में देखिए आस्क के साथ दैट नहीं लगता, पहला आंसर गलत हो गया। अब दूसरे में देखिए यू बदलना चाहिए था, यू नहीं बदला तो ये गलत हो गया। अब इस वाले में देखिए दिस बदलना चाहिए था, नहीं बदला है, ये गलत हो गया। अब डी वाला अपने आप आंसर हो जाएगा। आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, आस्क बदला है, देखिए इफ़ लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, ये हैड लगा हुआ है, ये दैट लगा हुआ है, बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो अब ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती, आप सीधे काटते चले जाते, उसमें ये गलत, इसमें ये गलत, इसमें ये गलत, तो एक बचा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एग्जाम में केवल नॉलेज ही काम नहीं आता, वहाँ आपकी स्किल भी काम आती है, ठीक है। ज्ञान अपनी जगह होता है, बुद्धि अपनी जगह होती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका इंटेलिजेंस ही वहाँ साथ देता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। कोई एक ऑप्शन यहाँ लगाना है, क्या भरना है, नीचे ऑप्शन लेटर लाइबिलिटी लिए दिया है, जिसका मतलब ये डिटर्मिनर का क्वेश्चन है। अब इसको भरने के लिए आपको बहुत कायदे से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। दे हैड टू लीव देयर टूर इन द मिडिल, उन लोगों को टूर बीच में छोड़कर आना पड़ा क्योंकि उनके पास बचा था। दे हैड लेफ्ट डैश मनी विद देम, उन लोगों को अपना टूर आधे पर छोड़कर आना पड़ा क्योंकि उनके पास कुछ पैसे बचे थे। तो टूर छोड़ के आने का मतलब हुआ कि जो उनके पास पैसे बचे होंगे वो किस सेंस में जा रहा है, निगेटिव सेंस में जा रहा है। अगर ठीक ठाक पैसा बचा होता तो टूर छोड़ के ना आते। तो निगेटिव सेंस में यहाँ क्या लगेगा, आ लिटिल पॉजिटिव सेंस में होगा, लगेगा नहीं, लिटिल जो है निगेटिव सेंस में लगता है, ये सही है। मच मनी अगर बची होती तो लौट के क्यों आते, और ऑफ यू लगेगा नहीं क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है। ऑफ यू के साथ क्या लगता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है, तो ये वाला भी नहीं लगेगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, एक केवल लिटिल लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हुआ बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रहा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ आपकी प्रीपोजिशन भरना है। इफ़ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करोगे तो यू विल विन डैश योर डिफ़िकल्टीज। तो अगर डिफ़िकल्टीज लिखी हैं तो डिफ़िकल्टीज पर जीत पाना, डिफ़िकल्टीज पर से उबर पाना, इसके लिए आपको प्रीपोजिशन क्या लगाना पड़ता है, ओवर, ठीक है ना। क्या लगेगा, ओवर। किसी भी मुसीबत से उबरना, गेट ओवर, विन ओवर, कम ओवर, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ओवरकम एक वर्ड होती है कि आप मुसीबतों से उबरिए, किसी संकट से उबरिए। तो इस सेंस में आपको क्या लगाना होगा, ओवर लगाना होगा। क्या लगाए, ठीक है, ऑप्शन क्या हुआ, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। ये हो गया, फिगर ऑफ स्पीच लिखा है, बात खत्म, और पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, जीवन एक कहानी है और जो किसी इडियट ने कही थी। तो लाइफ इज अ टेल, तो जीवन का कंपैरिजन, लाइफ को किससे कंपेयर किया जा रहा है, लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है एक कहानी से, एक टेल से, एक कथा से कंपेयर किया जा रहा है। और इसमें कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया है, जैसे एज, लाइक, सो, ये सब नहीं लगा हुआ है। तो कंपैरिजन हो और एज, लाइक, सो ये सब ना लगा हो तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये मेटाफर होगा, ठीक है ना। हो गई बात, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। बस 5 मिनट में आपका डिस्कशन खत्म, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सब्जेक्ट पार्ट इन द अबव सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पार्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट पार्ट क्या दिया है, देखिए लिखा है बिहाइंड द बुशेज, ये तो प्लेस हो गया, वर सीन वर्ब हो गई, अ पैक ऑफ हाउंड्स ये हो गया, ठीक है। तो किसे देखा गया, कहाँ देखा गया, कहाँ देखा गया,
बिहाइंड द बुसेज क्या है, बिहाइंड द बुसेज हो गया प्लेस, ये तो पीछे लगा हुआ है, पीछे जाना चाहिए। एक्चुअली ये सेंटेंस जब लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता, इसको सीधा करोगे तो ये हो जाएगा अ पैक ऑफ हाउंड्स, अ पैक ऑफ हाउंड्स ये होता, फिर लिखा होता वर सीन, अ पैक ऑफ हाउंड्स वर सीन, आगे लिखा जाता बिहाइंड द बुशेस, ठीक है, बिहाइंड द बुशेस। तो सीधा सेंटेंस ये होता। थोड़ा सा इसको सेंटेंस को क्या कहते हैं, उसको इन्वर्जन कर दिया गया है। इन्वर्जन हो जाता है जब प्लेस पहले आ जाता है, तो वर्ब जब प्लेस से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वर्ब पहले होती है, सब्जेक्ट बाद में होता है। एक रूल होता है इन्वर्जन का, ठीक है। अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो कहीं पे ढूंढ लीजिएगा इन्वर्जन क्या होता है, तो इन्वर्जन में आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। इन्वर्जन का रूल है। तो इन्वर्जन के रूल में कौन देखा गया, पैक ऑफ हाउंड से, तो ये सब्जेक्ट होगा। ये मत सोचेगा कि वर्ब के पहले जो लगा है वो सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ वर्ब के पहले नहीं सब्जेक्ट है इसके। अरे जो वर्ब के पहले आ जाए तो हर कोई सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो सब्जेक्ट कभी कभी बाद में भी होता है इन्वर्जन की कंडीशंस में। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए सी अ पैक ऑफ हाउंड्स, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर एक बार खाली जगह भरने के लिए है, तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन उन्होंने कहा मॉडल वर्ब का शायद है। मॉडल वर्ब सारी की सारी दी हुई हैं। देखिए लिखा है सी डैश विजिट हर ग्रैंडफादर्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। वो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा के यहाँ जाया करती थी। तो वो दादा के यहाँ जाया करती थी, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी पास्ट की हैबिट। समझ में आई बात, ये पास्ट की हैबिट है। पास्ट की हैबिट के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, आपको याद आ रहा है, हम लोग यूज करते हैं यूज्ड टू, या फिर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, या तो यूज्ड टू या तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, पास्ट की हैबिट के लिए यूज्ड टू, यूज्ड के साथ क्या लगा है, टू लगा है, ध्यान रखिएगा, और या तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको आंसर काटना दिखाएं। यूज्ड हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूज्ड के साथ टू नहीं लगा हुआ है, और टू आदत के लिए लगता नहीं है। वुड क्या है, अभी बताए थे ना, वुड आदत के लिए लगता है, माइट नहीं लगता, पॉसिबिलिटी के लिए लगता है। तो आपका आंसर क्या हुआ, सी। बहुत से लोग यूज्ड लगा दिए होंगे, ठीक, यूज्ड नहीं लगेगा, क्योंकि यूज्ड के बाद टू लगता तब जाके वो मॉडल वर्ब बनती, ठीक है। तो इसका जो सुटेबल ऑप्शन होगा वो सी होगा। जिन लोगों ने ए लगाया हो नाराज मत होइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो टीचर, ये हो गया द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स, तो ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये इतना क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ठीक। ये सब्जेक्ट है और हमको लगानी है वर्ब। तो सब्जेक्ट पार्ट में एक कंजंक्शन लगा है अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद से हमारा दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। ये पहला वाला टीचर हो गया पहला सब्जेक्ट, और स्टूडेंट्स हो गया दूसरा सब्जेक्ट। अच्छा, जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए एज वेल एज, विद है, अलॉन्ग विद है, और टुगेदर विद है, ये सब जब लगा रहता है तो हमारी वर्ब जो होती है ना, किसको देख के लगती है पता है, पहले सब्जेक्ट को देख के लगती है हमेशा, ठीक। कहाँ चली आएगी, पहले सब्जेक्ट पे चली आएगी, ठीक है। तो अब ढूंढ लीजिए आपको यहाँ पे वर्ब क्या लगानी चाहिए। जो भी आप यहाँ वर्ब लगाने हैं आपको, वो किसके लिए लगेगी, वो टीचर के अकॉर्डिंग लगेगी। और टीचर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। टीचर है सिंगुलर तो वर्ब लगेगा नहीं, ठीक है। अब ये बचा आपका इज और हैज बचा, और क्या बचा, वाज बचा। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, क्या बच रहा है, एक इज बच रहा है और एक वाज बच रहा है, ठीक है। तो इसमें ठीक है ऑप्शन हो सकता है इसका, इज भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है ना। द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स सिटिंग इन द लाउंज, तो इज भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हमें इसमें इज की जगह पर कुछ और लगाना चाहिए था। इसके दो ऑप्शन बी और डी दोनों के दोनों जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ माय मिस्टेक, और ठीक है अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब इसमें मतलब रूल ये समझना है आपको कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट पहला वाला माना जाएगा और वर्ब सिंगुलर लगानी है, ठीक है। तो हैज़ नहीं लगता क्योंकि यहाँ वर्ब की एनजी फॉर्म है, और वर्ब लगेगा नहीं, ठीक है। इज और वाज दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है।
चलिए, तो इस बार ऐसा हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, और फिर मिलेंगे हम तीसरे सेट के साथ। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।